दोस्तों 10 फरवरी को हमारा कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही 2 अंकी वाले महत्वप्रश्न, 3 अंकी वाले महत्वप्रश्न, 4 अंकी वाले वस्तुनिष्ठ भी आपको बता दिए हैं। ओके, लेकिन 4 अंकी वाले महत्वप्रश्न का ये आपका पार्ट 1 आ चुका है, ये पार्ट 2 है। ओके, 4 अंक वाले प्रश्न में आपको 2 पार्ट में वीडियो बनाई है, पहले आ चुका है, कुछ बताएं क्वेश्चन, उन सभी को आपको तैयार कर लेना है। कुछ और क्वेश्चन और रह गए थे जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो उन्हें भी आपको तैयार कर लेना है। ओके, क्योंकि 4 नंबर वाले आपको हाई स्कोर आपको कर सकते हो, 16 नंबर का 4 नंबर 4 क्वेश्चन आते हैं। ओके, और कई सारे सेट हैं। ओके, 6 सेट में पेपर आ रहा, तो मुझे हर प्रकार का कवर करना है ताकि आपके पेपर में क्वेश्चन आपके आ जाए। ओके, तो क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, क्लास 11 इकोनॉमिक्स वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्रम से दोस्तों आपके इकोनॉमिक्स से आपके वीडियो मिल जाएंगे, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले वस्तुनिष्ठ, और तैयार आपको कर लेना है। ओके, तो जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। आपकी जो आज मेहनत कर रहे हैं यही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। पहला दोस्तों हमारा यहाँ क्वेश्चन है, मध्यिका की गणना किस प्रकार से की जाती है। सिंपल पूछा जा रहा है, यहाँ पे मध्यिका निकालने नहीं कहा जा रहा है, बस ये बता दो कि मध्यिका अगर हमें कुछ निकालना, कुछ आंकड़े दिया है तो मध्यिका हम कैसे निकालेंगे, कौन कौन सी विधियां हैं। तो मैंने आपकी यहाँ 2 विधि खंडित श्रेणी में के लिए, एक अखंडित श्रेणी के लिए होती है। तो कि मध्यिका होता क्या है, मध्यिका यानी मध्यकांक, जो भी आपके दोस्तों ये डाटा दिया रहता है उसका जो 20 का अंक है वही आपकी मध्यिका कहलाता है। तो सबसे पहले हम मध्यिका निकालने के लिए जो भी डाटा दिया रहता है उसको आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में, ओके, अपनी भाषा में कहे तो घटते क्रम में या फिर बढ़ते क्रम में आपको उन्हें जमा लेना है। ओके, कोई भी क्रम में जमा लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको करना है, अगर आप खंडित श्रेणी अपना रहे हैं तो n+1/2 पद आपका जो होगा, ओके, वो आपका m की वैल्यू रहेगी। ओके, यही आपका क्या रहेगा, मध्यिका रहेगी। ये सिंपल वाले, बिल्कुल आसान वालों के लिए काम किया जाता है। लेकिन जब आपके जो डाटा होते हैं जटिल होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े दिए जाते हैं, तब आपको इस फॉर्मूले से, ये आपका जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की सहायता से मध्यिका गणना करनी पड़ती है। तो ये आपका ये दिया हुआ है। अब बहुत ज्यादा आपके छोटे छोटे आपके डाटा दिए हुए हैं, उसमें मध्यिका का अंक पूछा जाए, जैसे ऑब्जेक्ट में आपको यही आता है, जैसे 2, 4, 6, 3, 7, इस प्रकार से मैंने नंबर दिया, तो वो आप इस प्रकार से निकालेंगे। लेकिन जब आपको तालिकाबद्ध रूप में आता है, ओके, बहुत सारे आपको डाटा दिया रहता है, तब आपको इस वाली विधि का यूज करना पड़ता है। ओके, तो बस उसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार से हम गणना करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपका बनकर आ सकता है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्यिका की गणना करके किस प्रकार से की जाती है। ये मतलब मध्यिका की आपको गणना करना है, तो ये आपके डाटा दिया हुआ है। ओके, अब इसमें क्या है, मध्यिका आपको निकालना है। चलिए देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में थ्योरी में बताया कि मध्यिका कैसे निकालना पड़ता है। अब आपका यहाँ क्वेश्चन ही पूरा दिया कि मध्यिका निकाल के बताओ। सबसे पहले आपको करना है, जो आपके जो बॉक्स दिए, अंक दिया, मतलब वर्गांतर दिया, आपको आवृत्ति दी, वो आपको एडजेक्टिव्स आपको लिख लेने हैं। ये आपको करना है। जब भी हम मध्यिका निकालते हैं तो हमें क्या है, CF की आवश्यकता होती है, संचयी आवृत्ति की आवश्यकता होती है। कैसे बनानी पड़ती है संचयी आवृत्ति में बताता हूँ। देखिए, आपको 12 का 12 एडजेक्टिव लिख लेना, फिर आपको यहाँ से जोड़ना है इस वाले नीचे से। 12 का 8 में जोड़ेंगे तो आपका 20 आएगा, 20 का 13 में जोड़ेंगे 33 आएगा, 33 11 हो जाएगा आपका 44, 44 9 हो जाएगा 53, 53 4 हो जाएगा 57। यानी क्या देख रहे हैं आप, जो नंबर उसको इस टाइप से जोड़ते जाएंगे तो इस टाइप आपको संचयी आवृत्ति आपकी बन जाएगी। और एक बात दोस्तों यहाँ ये रहती है कि जो आपका n की जो वैल्यू, यानी आपको क्या आवृत्ति को जोड़ेंगे तो ये n कहलाएगा, तो इन सबको जोड़ने पर 63 आ रहा है। वही दोस्तों इसका लास्ट अंक, संचयी आवृत्ति का जो सबसे लास्ट अंक है वही आपका दोस्तों n का अंक होगा। यही आपको, इसे आप पहचान सकते हैं कि हाँ हमने सही जोड़ा कि गलत जोड़ा। इस प्रकार से सेम आ रहा है, जैसे यहाँ 63 यहीं 63 आ गया तो आपका सही माना जाता है। तो ये आपने आपको कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या है, आपको कौन सा पद है, तो आपको n+2 पद कर लेना है। तो आपको क्या 63/2 हो जाएगा, यानी 33.5 पद होगा वर्ग। अब यहाँ से आपको ये मैं आपको फॉर्मूला है, देखिए अब थोड़ा ये जटिल वाला है, इतने बस से काम नहीं चलेगा, आपको ये जो आपका मध्यिका का फॉर्मूला है इसकी सहायता से निकालना पड़ेगा। अब यहाँ से दोस्तों आपको एक आपको यहाँ वर्ग पकड़ना पड़ता है। तो वर्ग कौन सा होता है, ये जो आपका ओके, जो जिसकी बारंबारता देखो वो आपके यहाँ 13 है। ओके, वो आपका मेन आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई, यानी अब वो आपकी आवृत्ति कहलाने वाली है, उसी के आपको वही पद आपको लेना है। ओके, वही पद आपको लेना, तो ये हमारे क्या है, एक मेन वाली लाइन हो जाएगी, ये मेन वाली लाइन मिल गई हमको। ओके, जिसमें हमारा बदलता क्या है 30-35 माना जाएगा। अब संचयी आवृत्ति आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो संचयी आवृत्ति जो हम वर्ग लेते हैं उसके जस्ट ऊपर वाली होती है आपकी, जो हम वर्ग लेते हैं। ओके, उसके आपको यहाँ लगेगा जो संचयी आवृत्ति सी क्या है 33 होगी, क्योंकि ये लाइन ली है, लेकिन जस्ट उसके ऊपर वाली आपकी क्या होती है, संचयी आवृत्ति। तो यहाँ से हमें सब वैल्यू के मिल जाते हैं। ओके, और यहाँ आपका L1 L2 क्या है, तो दोस्तों जो हम वर्ग चुनते हैं उसकी जो उच्चतम सीमा वो आपका L2 हो जाएगा, निम्नतम सीमा आपका L1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको सभी वैल्यू बता दी है, वो आपको वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब मैं आपको क्या है, बहुत आपको पता है बहुत ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लगातार समझना पड़ता है, तब दोस्तों आपको कहीं से जाकर बनेंगे। मैं प्रयास कर रहा हूँ 1-2 मिनट में आपको शॉर्ट में समझा दूँ।
नेक्स्ट निर्देशांक बनाने की समस्याएं कठिनाई बताइए। अगर निर्देशांक आपको बनाने के लिए कहा जाए तो कौन कौन सी आपके लिए समस्याओं का सामना करना पड़ेगा या कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं, तो ये आपका दिया है। जब भी दोस्तों आप सॉल्यूशन याद करें तो आपको क्या है, मेन हेडिंग याद करनी है। ओके, फिर उसके बाद अंदर से आप पढ़ लीजिएगा। ओके, उसका अंदर का मटेरियल पढ़ लीजिएगा। हेडिंग याद रहेगी तो आपको जब हेडिंग आप सही से लेंगे तो टीचर मेन हेडिंग पर फोकस करता है, नंबर आपको मिल जाएंगे। तो निर्देशांक बनाने या निर्माण करते समय कौन कौन समस्या आती है? पहला है आधार वर्ष के चुनाव में कठिनाई, दूसरा है वस्तुओं के चुनाव में कठिनाई, तीसरा है मूल्यों के चुनाव में कठिनाई। ये सब आपकी समस्या आती हैं तो इन्हें आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, आगे देख लेते हैं। अब मैं आपको ज़्यादा समझाऊंगा, बस मैं आपको हेडिंग याद करनी, फिर उसके अंदर का आपको पढ़ के समझ लीजिएगा। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा औसत निकालने में कठिनाई। तो ये आपकी 4 दिया हुआ है, 4 नंबर क्वेश्चन है, तो 4 तो आपको पॉइंट याद करके रखना ही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पिताओं एक्स और उनके पुत्रों के कदों का माप, कदों यानी उनकी हाइट की माप नीचे के इंचों में दिया गया है। इन दोनों के बीच से संबंध गुणांक की परिकलन करना है। तो ये आपका कार्ल पियर्सन का जो संबंध गुणांक वाला है उसी से आप निकाल सकते हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने 4 नंबर वाली बताई थी उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था। तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो माध्य मध्य का निकालना बहुलक से निकाल सकते, ये थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट ही रहता है। ओके, तो देख लीजिएगा। अब आपने अच्छे से पढ़ा, ये फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला आपको ये सब वैल्यू आपको निकाली है और इस तालिका से आपको ये सब वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, तो इसके अगर आप देखना चाहते हैं तो आप क्या है, यूट्यूब पर सर्च करके देखिएगा कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक से कैसे निकाला जाता है। ओके, तो उसकी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब शॉर्ट में होता तो मैं आपको समझा भी देता। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वैश्वीकरण की विशेषताएं बताइए। वैश्वीकरण से क्या क्या विशेषताएं हुई? तो पहला है कि विदेशी मुद्रा कोष में हमें वृद्धि हुई। हमें क्या है, हमारे देश में अब क्या अब ज्यादा विदेशी मुद्रा आने लगी वैश्वीकरण के कारण। दूसरा कि इसमें मतलब इसी में आपका विदेशी निवेश की वृद्धि का प्रयास करना, विदेशों की राष्ट्रों में खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यापार में वृद्धि करना। दूसरा है दोस्तों हमारा भुगतान संतुलन को व्यवस्थित रखना, अपने देश के बाजार विदेशी संस्थाओं द्वारा व्यापार करने हेतु रखना। तीसरा है विनिमय दरों में परिवर्तनों का कम करना। चौथा है उत्पादन में नवीन तकनीक का प्रयोग करते हुए वृद्धि करना। तो ये आपका दिया हुआ है। वैश्वीकरण के दोस्तों आपकी विशेषता तैयार करके रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सुधार प्रक्रिया से कृषि क्षेत्र का दुष्प्रभावित हुआ लगता है, क्यों होता है? ओके, जो सुधार प्रक्रिया हुई है उससे कृषि क्षेत्र पर क्या है, नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, सही प्रभाव नहीं पड़ा है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो ये पॉइंट वाइज समझा जाए। पहले सार्वजनिक व्यय में कमी हुई है, दूसरा है उर्वरक सहायता की समाप्ति हुई है, तीसरा विदेशी स्पर्धा के सामना करना पड़ा है, चौथा खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि हुई है। तो ये आपके दुष्प्रभाव है, सुधार प्रक्रिया के कारण जो क्या कृषि क्षेत्र पर जो दुष्प्रभाव पड़े उसको बताया जा रहा है। तो आपको पहले क्या हेडिंग याद करनी है, उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, सिंपल लैंग्वेज में आपका ये दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव पूंजी में निवेश आर्थिक समृद्धि में किस प्रकार सहायक होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस में ये क्वेश्चन आ चुका है, याद करके दोस्तों आपको रखना है। ये मानव पूंजी में निवेश आर्थिक और समृद्धि किस प्रकार सहायक है, पूरा मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। लॉन्ग वाला क्वेश्चन है, अगर एक ही मैं क्वेश्चन समझाता हूँ तो 10-15 मिनट ऐसे ही आपको निकल आएंगे। तो आप इसे अपने हिसाब से पढ़ते रहिएगा, मैं आपको क्या है सॉल्यूशन बताते ही जा रहा हूँ। इसके आगे आपका ये सॉल्यूशन दिया हुआ। ओके, इसी शॉर्ट लेकर आप क्या तैयार कर सकते हैं, वीडियो को उसका क्या पढ़ते जाइए और समझते जाइएगा। नेक्स्ट है कृषि विपणन प्रक्रिया की कोई 4 बाधा लिखिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। कृषि विपणन की प्रक्रिया की 4 बाधा है। कौन कौन सी बाधा है कि मध्यस्थों की अधिकता, मध्यस्थों की अधिकता यानी जैसे हम बिचौलिया वगैरह कहते हैं कि जैसे मान लीजिए दोस्तों हमारा जो टमाटर है, मान लीजिए हमें बेचना है अपना। ओके, तो हमें जो हम बेचना है तो मंडी में कितने बेचेंगे, 20 रुपये किलो बेचेंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति आता है बीच में, हमें तो वहाँ मंडी तक पहुँच नहीं पाएंगे या बहुत दूर है, हमारे गाँव से बहुत ज़्यादा मंडी दूर है, तो हम क्या करें किसी और व्यक्ति को बेच देंगे। अब जो व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, उनसे 10 रुपये किलो ले लेगा हमसे, और मंडी में जाकर 20 रुपये कमाएगा, सीधे वो पूरा प्रॉफिट 10 रुपये का एक्स्ट्रा सीधे डायरेक्ट प्रॉफिट कमाएगा। ओके, तो इस प्रकार से क्या मध्यस्थ बहुत ज़्यादा इसमें आ गए, बीच में आ जाते लोग, तो इससे भी ये समस्या भी होती है कि मंडियों में क्या है कपटपूर्ण व्यवहार किया जाता है। ओके, किसानों के साथ क्या है सही तरीके से बातें नहीं की जा रही है। ओके, अनुचित व्यय और वसूली की जाती है, साथ ही निम्न कोटि करने के माल की भी रहती है। तो ये सब आपकी बाधा है, पढ़ते ही आपको चीजें समझ में आ जाएंगे। यदि आप कृषि से जुड़े हुए हैं तो 5 चीजें आपको ये बहुत ज्यादा आसान है, समझ में आपकी आ जाएंगी। ओके, ये मतलब किसानों के साथ क्या क्या दिक्कत होती है, उनके क्या है अपने सामान बेचने में। ओके, इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है समांतर माध्य के गुण बताइए। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लगातार बता रहा हूँ कि आपका दोस्तों समांतर माध्य, मध्यिका, बहुलक 3 टॉपिक है। तीनों टॉपिक के दोस्तों आपको दोष तैयार कर लेना है। तीनों टॉपिक के दोस्तों आपको क्या है गुण तैयार कर लेना है। तो यानी यहाँ से 6 क्वेश्चन बन गए, माध्य, मध्यिका, बहुलक के दोष और गुण के, उन तीनों के गुण। ओके, तो 6 क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं गारंटी के साथ दोस्तों कहता हूँ कि किसी ना किसी सेट में किसी में माध्य के दोष आएंगे, क्योंकि किसी में क्या है माध्य के गुण आ जाए, किसी में बहुलक के दोष आए, किसी में बहुलक के दोष आ जाए। तो इस बार से 6 सेट सब में अलग अलग क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो दोस्तों आपको जरूर तैयार करके रखना है। वैसे मैंने इंपॉर्टेंट में आपको लगभग जो सिलेक्ट कवर कराए हैं, पढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें आपको कवर होते ही जा रहे हैं। तो समांतर माध्य के गुण हमसे पूछे जा रहा है, तो ये आपके समांतर माध्य के गुण है। पिछली वीडियो में दोस्तों आपको समांतर माध्य के दोष बताए थे, इसमें आपको गुण बता रहा हूँ, तैयार कर लीजिएगा। क्रम से आपका दिया हुआ है, पूरा पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके आगे दोस्तों आपको ये दिया हुआ पॉइंट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 पॉइंट दोस्तों आपको याद करके रखने हैं।
नेक्स्ट मध्यिका के देखिए 200 दिया है, तो मध्यिका के बाकी मैं क्या है मुझे पता ही है, तो मैं आपको लगभग उसी में जो इंपॉर्टेंट बताता हूँ उसमें सब कवर करने का आपको प्रयास कर देता हूँ। तो वो इंपॉर्टेंट बढ़ते जा रहे हैं तो भी आपको क्या है चीजें कंप्लीट होती ही जाएंगी। मध्यिका के 2 आपसे पूछे जा रहे हैं, तो मध्यिका के ये 2 क्रम से दिए हुए हैं। ओके, तो आपको यहाँ तैयार आपको अच्छे से कर लेना है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ, आपको क्या सिंपल दिया हुआ है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। निर्देशांकों की विशेषता बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पेपर में आपका आ चुका है। निर्देशांक है या सूचकांक है, एक ही बात है, तो इसके क्या है आपको विशेषताएं बतानी है। 4 विशेषताएं दी है, जैसे पहला है संख्या द्वारा व्यक्त, दूसरा है सापेक्ष माप, तीसरा है प्रतिशतों का माप माध्य, और आपका चौथा है तुलना का आधार। ये आपके निर्देशांकों की विशेषता है, तो इन्हें आपको तैयार कर लेना है। पूरा सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। ओके, सबसे पहले हेडिंग तैयार कर लिया, उसके बारे में 2 लाइन आपको क्या है पढ़ के और समझ के रखना है। ओके, ये दोस्तों हमारा कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं लाइक जरूर कर दीजिएगा, काफी ज्यादा मेहनत लग जाती है जो आप क्या 10 से 15 मिनट में जो वीडियो में आप कंटेंट देख लेते हैं, इसके लिए कई घंटों के लिए पूरा तरीके से कई घंटे मेहनत लगे हैं मैंने इसका तैयार करने में, साथ ही इसको रिसर्च करने में, तभी कहीं आपके लिए जाकर तैयार हो पाता है। ओके, और जितना इसमें लागत लग जाती है उतना मैं इसे इनकम भी नहीं कर पाता। ओके, तो दोस्तों आप क्या वीडियो को लाइक करके अपना प्यारा सा कमेंट करके क्या अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि से संबंध के अध्ययन के महत्व को बताइए। जैसे से संबंध वाला हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसका महत्व क्या है, आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक सब्जेक्ट में हमें से संबंध का अध्ययन क्यों कराया जा रहा है, तो वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके क्या रीजन है कि चरों के मध्य में संबंध को जानने को मिलता है। दूसरा है एक चर के मूल्य पर दूसरे चर के मूल्य का अनुमान लगाने वाला टॉपिक पता चलता है। आर्थिक व्यवहारों को समझने में सहायक होता है, और व्यवसाय में भी क्या है सहायक होगा। ओके, आगे हम बिजनेस करेंगे तो उसमें भी क्या है सहायक होगा आपका सहसंबंध के बारे में। तो ये आपके दिए हुए उसके क्या है महत्व। दोस्तों आपको हेडिंग याद कर लेते हैं, तो आपको समझ लीजिए आपको क्या है आपको वहां से 4 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर आपको मिल ही जाएंगे। हेडिंग इसलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा, हेडिंग सही लिखेंगे तो अंदर की 1-2 लाइन आप अच्छे से लिख ही पाएंगे। तो जब टीचर कॉपी चेक करता हूं मैंने हेडिंग अच्छे से पढ़ता हूं, हेडिंग एकदम परफेक्ट आपने लिखी सही लिखी है तुरंत आपको नंबर मिल जाते हैं। क्योंकि एक लाइन बिल्कुल तो आपको पता जानते हैं कि पढ़ता नहीं है, इसलिए तो आप समझ ही सकते हैं। ओके, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इसलिए आपको हेडिंग बिल्कुल सही लिखना है और उसके अंदर की आपको चीजों को समझ लीजिएगा, फिर अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मेहनत आपको केवल हेडिंग याद करने पे करनी है। ओके, नहीं तो बहुत सारे विद्यार्थी सोचेंगे कि लाइन में पढ़ रहे हैं याद कर ले, ऐसा कर करेंगे कम समय है 1-2 क्वेश्चन आप पढ़ पाएंगे, फिर सब टॉपिक कवर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा उदारीकरण का क्या अर्थ है, उदारीकरण की नीति अपनाने को विचार कर लिखिए। पहले तो उदारीकरण का आपको क्या मतलब है, तो सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों से देश की अर्थव्यवस्था में लगभग मुक्ति दी जाने से होता है। उदारीकरण में क्या कि सरकार होती है वो क्या जो कंपनी को थोड़ा बहुत छूट दे देती है, कामों में छूट दे देती है, वही उदारीकरण आपका हो जाता है। अब इसको अपनाया क्यों जा रहा है, ओके, तो इसके कई सारे आपके रीजन है। आर्थिक विकास में वृद्धि के लिए, आर्थिक विकास में कठिनाइयों को दूर करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार हेतु उद्योग के लिए, गतिशीलता और कुशलता लाने के लिए, ये आपके दिए हैं उदारीकरण की नीति को अपनाए जाने के कारण। तो तैयार आपको कर लेना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सुधार कार्यक्रमों के 4 सकारात्मक प्रभाव लिखिए। ओके, आर्थिक सुधारों कार्यक्रम के 4 सकारात्मक प्रभाव क्या है। ओके, तो आर्थिक सुधारों से क्या क्या मतलब फायदे हुए। पहला है प्रतिस्पर्धापूर्ण बाजार हुआ है, फिर विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है, औद्योगिक स्तर बढ़ा हुआ है, और राजकोषीय घाटा नियंत्रित हुआ है। तो ये आपका दिया हुआ है, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। जैसे सरकार द्वारा कृषि विपणन सुधार के लिए अपनाए जाने वाले 4 उपायों की व्याख्या कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कृषि विपणन है उसमें सरकार का लगातार सुधार कर रही है, किसानों को ज्यादा और ज्यादा आसानी हो अपने काम को करने में। तो इसके लिए सरकार ने क्या क्या उपाय किए हैं। ओके, तो सरकार ने क्या किया है, पहला नियंत्रित मंडियों की स्थापना की है। आप देखेंगे जो अब मंडियां होती है गाँव गाँव में तक में मंडियां बनाने जाने लगी है। ओके, सैनिकरण और क्या प्रमाणीकरण किया गया है, सहकारी विपणन समितियां बनाई गई हैं, ग्राम गोदामों की स्थापना की गई, मतलब गांव में तक भी गोदाम हो गए। पहले गोदाम की समस्या होती थी। ओके, किसान अपना सामान कहाँ रखेंगे, तो उनके लिए पहले गांव में भी अब गोदाम बनने लगे। तो ये क्या सरकार द्वारा किए गए प्रयास हैं कृषि विपणन के क्षेत्र में। ओके, तैयार कर लीजिएगा आपको। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यार देश को अगर आर्थिक विकास करना है या देश को प्रगति करना है तो उसमें शिक्षा एजुकेशन का बहुत ज्यादा महत्व है। तो किस प्रकार से उसका महत्व वो आपको बताना है। तो जैसे शिक्षित व्यक्ति आर्थिक विकास का आधारशिला होता है, शिक्षित व्यक्ति आर्थिक संरचनाओं का समुचित उपयोग कर सकता है, शिक्षा व्यक्ति की क्षमता का विस्तार करती है, शिक्षा से देश के सभी क्षेत्रों में क्या प्राकृतिक तथा मानव संसाधनों का समुचित प्रयोग करने में भी सहायता मिलती है। इस प्रकार से बताया जा रहा है कि शिक्षा का क्या फायदा है। ओके, देश अगर सब लोग पढ़ जाएंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे तो देश का क्या फायदा मिलेगा, तो आपको बताना है। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 4 नंबर वाले बता दिए। इससे पहले भी मैंने आपको बताया है। ओके, साथ ही 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले पहले क्वेश्चन बताए हैं, वस्तुनिष्ठ कवर करा दिया है। ओके, कंप्लीट मैंने आपको तैयारी करा दी है। अब क्रम से दोस्तों आप तैयारी करना चाहते हैं तो क्लास 11 आपके इकोनॉमिक्स वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।